अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल के एक सवाल ने चालाक पंडित को मूर्ख बना दिया। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन हमेशा की तरह भव्य और चमकदार था। विशाल हॉल में बड़े बड़े संगमरमरी स्तंभ, बीच में चमकता हुआ मोती जड़ा सिंहासन और चारों ओर सुवासित धूप की हल्की महक वातावरण को एक अलग ही पवित्रता से भर रही थी। दरबारियों की पंक्ति में सभी मंत्री, अमीर उमरा, सूबेदार और कवि उपस्थित थे, परंतु सबकी निगाहें उस एक खाली सीट पर अटकी थीं, बीरबल की सीट पर। अकबर ने जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, सभी ने सम्मान में सिर झुकाया। बादशाह ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आज हमारा प्रिय बीरबल कुछ देरी से आया है लगता है, अकबर ने हल्केपन से कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई और बीरबल अंदर आए, हमेशा की तरह शांत, तेजस्वी और सरल। गुलाबी पाग चहों ओर से फूली हुई लग रही थी, मानो उनके बुद्धि का प्रकाश पाग तक पहुंच रहा हो। हुजूर, क्षमा प्रार्थी हूं। रास्ते में एक गांव का मामला सुलझाते हुए थोड़ी देर हो गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा लगता है, बीरबल। और इसके साथ ही दरबार की औपचारिकताएं शुरू हो गईं। पर आज दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि कुछ देर बाद जो होने वाला था, उसने सारे दरबार को हतप्रभ कर देना था। चालाक पंडित का आगमन। दरबार के द्वार पर पहरेदारों ने घोषणा की, जहांपनाह, काशी से आए एक महान पंडित विशेष विद्या लेकर आपका दर्शन चाहते हैं। अकबर ने रुचि से कहा, उन्हें भीतर लाया जाए। दरवाजा खुला और अंदर आया एक लंबा, दुबला-पतला, चतुर सा दिखने वाला पंडित। सिर पर बड़ा सा पीला साफा, माथे पर चौड़ा तिलक और हाथ में मोटी ग्रंथों की गठरी। चाल उसकी ऐसी थी कि मानो उसे खुद पर बड़ी भारी विद्वत्ता का विश्वास हो। पंडित ने आते ही अकबर को प्रणाम किया और एक आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, महाराजाधिराज अकबर, मैं काशी का महान विद्वान पंडित देवदत्त मिश्र हूं। मेरी विद्या का डंका पूरी काशी में बजता है। मैं चुनौती लेकर आया हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, किस बात की चुनौती? पंडित ने इठलाते हुए कहा, आपके दरबार की प्रसिद्धि काशी तक पहुंची है, पर मैंने सुना है कि यहाँ के नवरत्नों में एक बीरबल नाम का व्यक्ति बड़ा चतुर माना जाता है। मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि मैं जीता तो आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे और यह स्वीकार करेंगे कि काशी के विद्वान कहीं श्रेष्ठ हैं। यदि बीरबल मुझे उत्तर दे पाया तो मैं बिना कुछ लिए लौट जाऊंगा। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने शांत भाव से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, किसी विद्वान का स्वागत ही हमारी संस्कृति है। पंडित जी के सवाल का उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता होगी। पंडित के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। उसे विश्वास था कि वह किसी भी हाल में बीरबल को मात दे देगा। विद्वानों की भिड़ंत शुरू। पंडित देवदत्त ने अपनी गठरी खोलकर एक मोटा ग्रंथ निकाला। बीरबल, उसने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, मैं एक एक करके 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर दे पाए तभी मैं मानूंगा कि तुम विद्वान हो। बीरबल बस मुस्कुराते रहे। पहला सवाल, पंडित ने गला खंखार कर कहा। पहला प्रश्न, भगवान शिव के पास कितनी कलाएं हैं और वे किस कारण इतने शक्तिशाली माने जाते हैं? उत्तर शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। बीरबल ने बिना एक पल सोचे कहा। भगवान शिव 64 कलाओं के स्वामी माने जाते हैं और उनके शक्तिशाली होने का कारण है उनकी तपस्या, संयम और जगत के कल्याण की इच्छा। पंडित चौंक गया।
यह उत्तर तो सही था, मगर उसने तुरंत दूसरा प्रश्न दाग दिया। दूसरा सवाल, यदि ब्रह्मांड अनंत है तो फिर ईश्वर ने इसे किस आधार पर संतुलित रखा हुआ है? इसका तर्क दो। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रश्न बड़ा दार्शनिक था। बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहां संतुलन की बात होती है वहां नियमों की बात होती है। ईश्वर ने ब्रह्मांड को नियमों से संचालित किया है, जैसे गुरुत्व, समय, गति, प्रकाश, ध्वनि। इन्हीं नियमों का पालन कर ब्रह्मांड संतुलित चलता है। यह बात साफ, तार्किक और प्रभावशाली थी। अब पंडित का चेहरा थोड़ा उतर गया। तीसरा सवाल, अब वह झुंझलाहट में आ गया। ठीक है, अब मेरा तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न है। इसका उत्तर दुनिया का कोई विद्वान नहीं दे पाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब ध्यान से सुनने लगे। पंडित ने आंखें चमकाते हुए कहा, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है, जिसका उत्तर शास्त्र भी पूरी तरह नहीं देते। अब वह मुस्कान के साथ बोला, सोच समझकर, क्योंकि यही सवाल सब विद्वानों को मात देता आया है। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने दिया अनोखा उत्तर। बीरबल ने शांत भाव से बादशाह की ओर देखा, फिर पंडित को। उनके चेहरे पर बिना किसी तनाव के हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पंडित जी, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है। सूरज रोज बदलता है, चांद रोज बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, जीवन बदलता है, मनुष्य की सोच बदलती है। यहां तक कि शास्त्रों की व्याख्या भी समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए परिवर्तन ही सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। दरबार गूंज उठा। लोग फुसफुसाने लगे, वाह, क्या उत्तर है। पंडित जी तो फंस गए। लेकिन पंडित अब तिलमिला उठा था। ननन, यह उत्तर अधूरा है। उसने चिल्लाया, शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं लिखा। बीरबल ने शांति से कहा, पंडित जी, आपने पूछा तो था, वह सत्य क्या है जिसका पूर्ण उत्तर शास्त्र नहीं देते। तो मैंने वही उत्तर दिया, परिवर्तन का सत्य शास्त्रों में संकेतित है, पर पूर्ण विस्तार नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। पंडित अब पूरी तरह घिर चुका था। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। चालाक पंडित की नई चाल। पंडित देवदत्त हड़बड़ा गया। उसने सोचा, बीरबल को मात देने के लिए यदि विद्या का सहारा नहीं मिल रहा तो और तरीका आजमाना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, प्रश्नोत्तर बहुत हो गए। अब मैं बीरबल की बुद्धि की एक व्यावहारिक परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या परीक्षा? पंडित ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर सीधा नहीं बल्कि विवेक से दिया जा सकता है। बीरबल ने कहा, पूछिए पंडित जी, मैं तैयार हूं। और अगले ही क्षण पंडित ने एक चौंकाने वाला सवाल पूछा। चालाक प्रश्न जिसमें फंस जाए हर कोई। पंडित ने जमीन पर एक लंबी रेखा खींची और बोला, बीरबल, बिना इस रेखा को मिटाए, काटे या छुए, इसे छोटा करके दिखाओ। दरबार फिर सन्नाटे में डूब गया। कई दरबारियों ने सोचा, अब की बार बीरबल फंस गए। कोई रेखा मिटाए या काटे बिना कैसे छोटी की जा सकती है? पंडित के चेहरे पर अब एक विजयी मुस्कान आ चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, अब देखता हूं बीरबल इसका उत्तर कैसे देते हैं। बीरबल का अनोखा समाधान। बीरबल ने कुछ क्षण जमीन पर खींची रेखा को देखा।
फिर उन्होंने एक लकड़ी उठाई और उसके पास एक दूसरी रेखा खींच दी जो पहली रेखा से काफी लंबी थी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखिए पंडित जी, आपकी रेखा को मैंने छुआ नहीं, मिटाया नहीं, काटा नहीं, लेकिन मेरी रेखा उससे बड़ी होने के कारण आपकी रेखा अब छोटी लगने लगी है। पूरे दरबार में ठहाका पड़ा। अकबर भी हंसते हंसते अपने सिंहासन से लगभग गिर पड़े। पंडित का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, यह छल है, यह मेरी परीक्षा नहीं है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, आपने पूछा था बिना मिटाए, छुए या काटे रेखा को छोटा करने का तरीका, और यही एकमात्र तरीका है। यह तर्क का प्रश्न था, विद्या का नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पंडित जी, आपने हार स्वीकार की। पंडित कुछ बोल नहीं पाया। उसकी चालाकी, उसकी बनावटी विद्वत्ता, उसकी सारी ऊंचाई अचानक ही ध्वस्त हो चुकी थी। पंडित की अंतिम कोशिश बचने की व्यर्थ जुगत। पंडित बोला, महाराज, मैं अभी भी नहीं मानता कि बीरबल मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। एक आखिरी सवाल मेरा भी है। अकबर ने कहा, ठीक है, यह अंतिम मौका है। पूछो। पंडित ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर चीज बदलती है, सब अस्थायी है, लेकिन बताओ क्या चीज ऐसी है जो बदलती नहीं? कई दरबारी हंस पड़े। यह तो उल्टा सवाल है। लेकिन बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिया, मानव का स्वभाव यदि वह घमंडी हो, और विद्या यदि वह सच्ची हो। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। पंडित ने गुस्से से पैर पटक दिए। वह समझ गया, अब उसकी कोई भी चाल काम नहीं आने वाली। उसने धीरे धीरे सिर झुका दिया। अकबर का निर्णय। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित देवदत्त, तुमने हमारे दरबार में चुनौती दी, ठीक है। लेकिन तुम यहां अपनी विद्या की नहीं, अपने अहंकार की परीक्षा लेने आए थे। विद्वान वह नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाकर बड़ा बने, बल्कि वह जो सत्य को स्वीकार करे। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता वाद विवाद में नहीं, सादगी, हास्य और विवेक में रहती है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पंडित देवदत्त शर्म से सिर झुकाए बिना कुछ लिए धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गया। सब जानते थे कि उसका घमंड उसी के पैर की बेड़ी बन गया था। कहानी का अंत, एक अनमोल शिक्षा। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल बाहर निकल रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने उन्हें रोककर कहा, बीरबल, सच बताओ, जब पंडित ने जमीन पर रेखा खींची थी, क्या तब तुम डर गए थे? बीरबल हंस पड़े। जहांपनाह, डर तो मुझे पढ़े लिखों से नहीं लगता। डर तो मुझे उन लोगों से लगता है जो अपनी थोड़ी सी विद्या पर घमंड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, पर अंत में स्वयं ही मूर्ख साबित हो जाते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। और इसी के साथ वह दिन फिर एक सीख भरी हंसी के साथ समाप्त हुआ। बीरबल और लालची सेठ का अनोखा न्याय। दिल्ली का लाल किला उस दिन सुबह की सुनहरी धूप में स्नान कर रहा था। मोती जड़ा सिंहासन चमक रहा था और दरबार के विशाल हॉल में हल्की सी खुशबू बिछी हुई थी। दुनिया भर से आए लोग बादशाह अकबर के न्याय और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। लेकिन यह भी सत्य था कि इस दरबार की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा बीरबल की चतुराई पर टिकी थी। उसी दिन दरबार में एक अद्भुत घटना होने वाली थी, जो आने वाले कई वर्षों तक पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही।
सेठ मंगलदास का प्रवेश। दरबार की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि महल के बाहर से एक हल्ला सा हुआ। पहरेदारों ने अंदर आकर कहा, हुजूर, शहर का धनवान सेठ मंगलदास आपसे मिलना चाहता है। वह गंभीर समस्या में है। अकबर ने अनुमति देते हुए कहा, इसे भीतर लाओ। अंदर आया एक मोटा ताजा चमकदार रेशमी कपड़ों में लिपटा पर चेहरे से अत्यंत परेशान दिखने वाला आदमी। वह सीधे बादशाह के सामने जाकर रोने लगा। जहां पनाह, मैं बर्बाद हो गया। मेरी सारी धन दौलत लुट गई। मेरी तिजोरी खाली है। मेरा सोना उड़ गया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ? विस्तार से बताओ। सेठ ने कहा, हुजूर, कल रात एक चोर मेरा पूरा सोना चुरा ले गया। पर बात सिर्फ चोरी की नहीं है, चोर ने ताले तक नहीं तोड़े। तिजोरी अपनी जगह है, दरवाजे अपनी जगह हैं, लेकिन सोना गायब। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? सेठ ने हिचकते हुए कहा, दरअसल मैं अपने नौकरों पर शक करता हूं, पर सब कसम खाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं न्याय चाहता हूं, जहांपना। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, इस मामले की जांच बीरबल करेंगे। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मैं आज ही इस चोरी को सुलझा दूंगा, पर इसके लिए मुझे सभी नौकरों को महल में बुलवाना होगा। अकबर ने आदेश जारी कर दिया। नौकरों की पंक्ति। दोपहर होते होते सेठ मंगलदास के पूरे घर के 10 नौकर दरबार के सामने खड़े कर दिए गए। नौकरों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बीरबल ने उनकी ओर देखा। तुम में से जिसने भी चोरी की है, वह अभी स्वीकार कर ले, नहीं तो सजा बहुत कठोर होगी। सबने एक साथ कहा, हमें कुछ नहीं पता हुजूर, हम निर्दोष हैं। बीरबल एक पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा। जो दोषी होगा वह खुद ही पकड़ा जाएगा। नौकरों की आंखों में डर और बढ़ गया। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और कुछ लकड़ियां मंगवाईं। फिर उन्होंने हर नौकर को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, ये एक एक जादुई लकड़ियां हैं। जो सच्चा होगा उसकी लकड़ी वैसी ही रहेगी, लेकिन जिसने सोना चुराया है, कल सुबह उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकर एक दूसरे को देखते रह गए। सबने लकड़ियां पकड़ लीं। अकबर खुद भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या सचमुच लकड़ी बढ़ जाएगी? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, धैर्य रखिए, सच्चाई कल सामने होगी। रात का खेल। सभी नौकरों को लकड़ी के साथ घर जाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन चोर कौन था, यह जानने के लिए बीरबल ने महल के बाहर अपना एक जासूस तैनात कर दिया। उस रात नौकरों में से एक आदमी रास्ते में कई बार रुका, अकेले में बैठा, बेचैन हुआ और बार बार अपनी लकड़ी को देखने लगा। उसे लग रहा था, अगर लकड़ी सच में बढ़ गई तो? अगर पकड़ा गया तो? आखिर डर ने उसे घेर लिया। वह अपने घर गया, चाकू निकाला और लकड़ी का नीचे का हिस्सा काट दिया, ताकि सुबह अगर लकड़ी बढ़ भी जाए तो भी वह पकड़ा न जाए। उसे यह नहीं पता था कि वह उसी जाल में फंस गया है जिसे बीरबल ने पहले ही बिछाया था। अगली सुबह दरबार में सभी नौकर हाजिर। सभी नौकर अगले दिन बीरबल के सामने खड़े थे। हर एक ने अपनी लकड़ी आगे बढ़ाई। बीरबल ने हर लकड़ी को ध्यान से देखा और एक एक नौकर को घुमाकर बात करके परखा। अकबर उत्सुक थे। बीरबल, क्या आपने चोर को पहचान लिया?
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हुजूर, चोर वही है जिसकी लकड़ी छोटी है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने एक नौकर की ओर इशारा किया। यह आदमी ही सोना चुराने वाला है। वह नौकर कांपने लगा। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन सच्चे व्यक्ति को कोई डर नहीं था, इसलिए उसने लकड़ी को वैसी ही रखा। पर चोर को डर था कि लकड़ी बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात को लकड़ी काट दी। इसी कारण उसकी लकड़ी सबकी तुलना में छोटी है। दरबार में वाहवाह होने लगी। चोर नौकर घुटनों पर गिर पड़ा। हुजूर, मैं ही दोषी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। सेठ मंगलदास खुश होकर बोला, बीरबल जी, आप सचमुच महान हैं। लेकिन बीरबल के मन में कुछ और था। मामले में छुपा एक दूसरा सच। सोना तो मिल गया, नौकर पकड़ा गया, लेकिन बीरबल को कुछ अजीब लगा। वह सेठ मंगलदास की ओर मुड़े। सेठ जी, अब बताइए, चोरी की रात आपने अपने तिजोरी की चाबी कहाँ रखी थी? सेठ घबरा गया। मैं तो हमेशा की तरह कमरे में सोते समय अपने पास ही रखता हूं। बीरबल बोले, आपके कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिला। ताला टूटा नहीं था। नौकरों के पास चाबी थी नहीं। तो फिर नौकर ने तिजोरी खोली कैसे? सारा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, इस चोर ने सोना चुराया जरूर, पर चोरी का रास्ता उसे किसी ने बताया। सेठ का माथा पसीने से भीग गया। बीरबल आगे बोले, और वह कोई बाहरी नहीं, बल्कि स्वयं सेठ मंगलदास ही है। पूरा दरबार दंग। अकबर भी चौंक गए। क्या सेठ ने खुद चोरी करवाई? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हाँ हुजूर, सेठ की आर्थिक स्थिति पिछले महीनों से बिगड़ रही थी। सेठ ने सोचा, अगर चोरी का बहाना बनाकर वह अपना सोना गुप्त जगह छिपा देगा तो कर्जदारों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा, और जब समय आएगा सोना निकाल लेगा। इसलिए उसने अपने नौकर को फुसलाकर कहा, सोना ले जा, इस जगह छिपा दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन सेठ ने नौकर को कम हिस्सा देने का वादा किया था। नौकर ने लालच में आकर पूरा सोना खुद ही छिपा लिया, और सेठ ने नौकर पर चोरी का आरोप लगाकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। सेठ घुटनों पर गिर पड़ा। बीरबल, बचा लीजिए, मैं गरीब हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर गरजे, तुमने पूरे राज्य को धोखा देने की कोशिश की, यह अपराध है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन एक अवसर देकर सेठ को सुधारा भी जा सकता है। अकबर ने सेठ को कठोर दंड दिया, पर इतना कि वह फिर कभी ऐसा अपराध करने की सोच भी न सके। बादशाह का प्रश्न। मामला खत्म हो जाने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे समझा कि सेठ खुद भी दोषी है? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, चोरी के बाद भी सेठ की आंखों में डर नहीं था, पर चिंता थी कि कहीं नौकर सच बोल न दे। और जब नौकर ने कहा कि हमें कुछ पता नहीं, तो सेठ के चेहरे पर राहत दिखी। वही राहत मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत थी। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार के अनमोल रत्न हो। कहानी की सीख।
एक अपराध कितना भी छिपाया जाए, सच सामने आकर रहता है। 2 लालच आदमी को सबसे बड़ा मूर्ख बना देता है। 3 बुद्धिमानी सिर्फ अपराध पकड़ने में नहीं, बल्कि सच की परतें खोलने में होती है। 4 दूसरों को फंसाने वाला अंततः खुद फंस जाता है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ने खोला सच्चाई का रहस्य, किसने छीनी गरीब की जमीन। दिल्ली का शाही दरबार हमेशा की तरह भव्य था। संगमरमर के फर्श पर धूप की किरणें ऐसे गिर रही थीं, जैसे किसी ने सोने का जाल फैला दिया हो। चारों ओर शाही अमीर और मंत्री अपनी अपनी जगह बैठे थे। बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे हुए एक एक फरियाद को सुन रहे थे। उसी समय दरबार में एक सिपाही आया और बोला, जहांपनाह, एक गरीब किसान आपसे मिलने आया है। कहता है कि उसकी जमीन छीन ली गई है। अकबर ने सिर उठाकर कहा, उसे अंदर लाया जाए। दरवाजे खुले और एक दुबला-पतला, फटे कपड़ों में लिपटा, पर आंखों में दर्द और ईमानदारी लिए एक किसान अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष रही होगी। वह सीधे बादशाह के सामने जाकर गिर पड़ा। हुजूर, मेरा न्याय करिए। मेरी जमीन छीन ली गई है। मेरी मेहनत, मेरी फसल, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अकबर ने नरम स्वर में पूछा, किसने तुम्हारी जमीन छीनी? नाम बताओ। किसान रोते हुए बोला, महान सेठ हरिराम ने, जहांपनाह। वह कहता है कि जमीन उसकी है, पर वह हमेशा से मेरी थी। मेरे पिता और दादा उसी पर खेती करते आए थे। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। सेठ हरिराम काफी प्रभावशाली व्यापारी था, धनवान भी और चालाक भी। अकबर ने आदेश दिया, सेठ हरिराम को तुरंत बुलाया जाए। सेठ हरिराम का आगमन। कुछ ही देर में सेठ हरिराम मोटे रेशमी कपड़ों में लिपटा, सोने के गहनों से लदाफदा दरबार में पहुंचा। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, किसान झूठ बोल रहा है। जमीन के दस्तावेज मेरे पास हैं। यह किसान मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास दस्तावेज हैं? सेठ ने मुस्कुराकर कहा, जी हुजूर, मेरे पास कागज भी है और गवाह भी। किसान चीख पड़ा, ये सब झूठ है। झूठ? कागज नकली हैं। गवाह झूठ बोलते हैं। अकबर परेशान हो गए। दोनों अपने अपने बोल रहे थे। एक गरीब किसान, दूसरा अमीर सेठ, किस पर भरोसा किया जाए? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का समाधान ढूंढो। दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल का निरीक्षण। बीरबल ने आगे बढ़कर किसान और सेठ दोनों के चेहरे को गौर से देखा। फिर बोले, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर सच एक ही हो सकता है, और मैं उसे जल्द ही सामने ला दूंगा। अकबर ने कहा, तो तुम कौन सी विधि अपनाओगे? बीरबल शांत स्वर में बोले, पहले मैं उस जमीन को देखना चाहता हूं जो दोनों का दावा है। अकबर ने तुरंत सैनिकों के साथ बीरबल को भेजने का आदेश दिया। किसान और सेठ दोनों भी साथ में गए। शहर से बाहर निकलकर वे उस जमीन पर पहुंचे, एक खुला मैदान जिसमें कुछ हिस्से पर फसल उगी हुई थी। जमीन पर हुई जांच। बीरबल ने किसान से पूछा, कब से खेती कर रहे हो? किसान बोला, मैं तो बचपन से ही यही खेती कर रहा हूं, हुजूर। सेठ ने तुरंत कहा, यह झूठ है। यह जमीन मैंने 10 साल पहले खरीदी थी। बीरबल ने खेत की मिट्टी उठाई, सूंघी, हाथों में मली। फिर उन्होंने आसपास घूमना शुरू किया।
एक पेड़ के पास जाकर कुछ देर रुक गए, फिर बोल पड़े, कल सुबह सभी को दरबार में हाजिर होना है। फैसला वही होगा। दोनों पक्ष कुछ समझ नहीं पाए, पर बीरबल चुपचाप शहर लौट आए। अगले दिन दरबार की गहमागहमी। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। किसान एक कोने में घबराया बैठा था। सेठ आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने कुछ जान पाया? बीरबल मुस्कुराए, हाँ जहांपनाह, आज निर्णय हो जाएगा, पर इसके लिए मुझे दोनों से एक एक काम करवाना होगा। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, आगे बढ़ो। दो उतने ही दिखने वाले पौधे। बीरबल ने दरबारियों को संकेत किया। दो छोटे छोटे पौधे लाए गए, कद में एकदम समान, उम्र में भी समान। बीरबल ने कहा, किसान और सेठ दोनों इन दो पौधों में से एक एक चुन लें, फिर इसे अपने घर ले जाएं और एक सप्ताह बाद वापस लेकर आए। सबके लिए यह हैरान करने वाली बात थी। सेठ हंस पड़ा, एक पौधा जमीन की मालिकी कैसे बताएगा बीरबल जी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ समय बताएगा। किसान ने चुपचाप एक पौधा उठाया। सेठ ने अनमने ढंग से दूसरा पौधा उठा लिया। अकबर ने निर्णय के लिए एक सप्ताह का समय दे दिया। एक सप्ताह बाद सच सामने आया। पूरा सप्ताह राजधानी में एक ही चर्चा थी। बीरबल क्या सोच रहे हैं? दो पौधों से कैसे पता चलेगा कि जमीन किसकी है? आखिर वह दिन आ गया। दरबार में भीड़ लगी थी। किसान और सेठ दोनों अपने पौधे लेकर आए। सेठ गर्व से बोला, देखिए हुजूर, मेरा पौधा कितना हरा भरा है। मैंने इसे रोज पानी दिया, धूप दी, देखभाल की। दूसरी ओर किसान का पौधा थोड़ा मुरझाया हुआ था। चमक कम थी, पत्तियां थोड़ी सूखी थीं। दरबार में चर्चा होने लगी। लगता है सेठ सही है, उसका पौधा तो बहुत अच्छा है। अकबर भी थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ऐसा लगता है कि किसान अपने पौधे की ठीक देखभाल नहीं कर पाया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो सच्चाई है। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल का सत्य उजागर करने वाला तर्क। बीरबल आगे बढ़े और बोले, किसान का पौधा इसलिए मुरझाया है क्योंकि वह अपनी जमीन पर मेहनत करता है। वह हर चीज को दिल से करता है, लेकिन उसके पास गरीब होने के कारण उतना समय नहीं था। उसने पौधे पर मेहनत की, पर उतनी नहीं जितनी सेठ ने की। सेठ हंस पड़ा, तो फिर इससे क्या साबित हुआ? बीरबल ने तेज आवाज में कहा, सेठ हरिराम, तुम एक व्यापारी हो। तुम्हें पौधों या मिट्टी से कोई लगाव नहीं। पर इस पौधे को तुमने इसलिए इतना सींचा क्योंकि तुम सच छिपाना चाहते थे। सेठ का चेहरा उतर गया। अकबर ने पूछा, और किसान? बीरबल बोले, किसान ने पौधे को सामान्य रूप से पाला, जैसे किसान पौधों को पालते हैं। वह अपना समय फसल में लगाता है, मिट्टी में लगाता है। उसके हाथों में मेहनत की गंध होती है। फिर उन्होंने जमीन पर रखे दोनों पौधों की जड़ें पास से देखीं। किसान के पौधे की जड़ मिट्टी में जमने लगी है। सेठ के पौधे की जड़ें ऊपर ऊपर हैं, क्योंकि वह बस दिखावा कर रहा था। उसे पौधों की देखभाल का कोई अनुभव नहीं। गजब की बात यह थी कि यह बात जड़ों में साफ दिख रही थी। किसान के पौधे की मिट्टी और जड़ों में देसी खाद की गंध थी। सेठ के पौधे में महंगे पानी की सुगंध, लेकिन जड़ें उथली थीं।
असली रहस्य जमीन ही बोल उठी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह इस जमीन पर जिसने बचपन से खेती की हो, उसके हाथों की मिट्टी, उसकी सांस और उसकी मेहनत पौधे में उतर आती है। मिट्टी पौधों को पहचानती है। सेठ तिलमिला उठा, ये सब बेकार की बात है। पौधे से जमीन का पता कैसे चल सकता है? बीरबल मुस्कुराए, सेठ जी, मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब मैं उस जमीन को देखने गया था, उस वक्त मैंने देखा कि पेड़ों के पास की मिट्टी में हल्की रेखाएं थीं। वे इतनी गहरी थीं कि यह काम वर्षों से किया जाने वाला ही हो सकता है। किसान के पिता और दादा की मेहनत उस मिट्टी में छाप बनकर खुदी हुई थीं। सेठ की सांसें भारी होने लगीं। बीरबल ने अंतिम प्रहार किया। और सबसे बड़ा सबूत, मैंने उस जमीन से एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा निकाला था। वह हल का हिस्सा था, वर्षों पुराना। उसमें किसान के पिता का नाम खुदा हुआ था। सारा दरबार स्तब्ध। सेठ के चेहरे से रंग उड़ गया। अकबर गरजे, सेठ हरिराम, यह अपराध है कि तुमने एक गरीब की जमीन छीनने की कोशिश की। सेठ घबरा गया, हुजूर, मैं गलती पर था। माफ कर दीजिए। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, यह आदमी भारी जुर्माना देगा और किसान की जमीन तुरंत लौटाई जाएगी। किसान की आंखों की चमक। किसान रोते हुए बोला, बीरबल जी, आपने तो भगवान का काम किया। आपकी वजह से मेरा घर परिवार बच गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, किसान भाई, आपकी मेहनत और सच्चाई ने आपका साथ दिया है। मैंने बस उसके संकेत पढ़े हैं। अकबर के मन में भी गर्व की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय केवल कानून से नहीं, समझ और संवेदना से भी किया जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख। एक, सच को छुपाया नहीं जा सकता, वह मिट्टी, हवा और समय में भी अपनी पहचान छोड़ देता है। दो, मेहनत करने वाले के हाथों की पहचान दुनिया का कोई भी अमीर छीन नहीं सकता। तीन, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, बुद्धि और सत्य मिलकर उसे हराते हैं। चार, सच्चाई का पेड़ भले देर से फले पर फल मीठा ही देता है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और अद्भुत दर्पण का रहस्य। फतेहपुर सीकरी की सुबह उन दिनों बड़ी अलग होती थी। महल की दीवारों पर पड़ती सूरज की पहली किरण जब लाल पत्थरों को चमका देती, तो पूरा राज्य मानो सोने के रंग में रंग जाता। बादशाह अकबर अक्सर इसी समय अपने बगीचे में टहलने निकलते, जहां हवा में गुलाब की हल्की सुगंध बिखरी होती और कहीं दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती। उन दिनों एक अजीब सी अफवाह पूरे राज्य में फैल रही थी। एक ऐसा दर्पण मिल गया है जो व्यक्ति की असली नीयत बता देता है। राज्य के कुछ लोग कहते थे कि दर्पण किसी योगी का था, कुछ कहते थे कि किसी राजकुमार का खोया हुआ खजाना है। अकबर को इस बात में दिलचस्पी तो थी, पर पूरी तरह यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि यह बात भीड़ जुटाने का नया तरीका है। लेकिन जब दरबार के कुछ मंत्री भी इस दर्पण की चर्चा करने लगे, तब अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। उधर बीरबल, जो हमेशा अकबर के मन को पढ़ लेते थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहां चर्चा ज्यादा हो, वहां या तो सच्चाई छिपी होती है या फिर कोई चाल। दोनों में से कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। अकबर बोले, तो फिर बीरबल, क्यों न हम इस दर्पण को करीब से देखें। सुना है इसे एक पंडित जी संभाल रहे हैं और दावा करते हैं कि यह सच्चाई का दर्पण है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जैसा हुक्म जहांपना। दर्पण का आगमन।
अगले ही दिन पंडित रामेश्वर दास को दरबार में बुलवा लिया गया। दाढ़ी सफेद, भेष भक्त जैसा, लेकिन चाल में गजब का आत्मविश्वास। उनके हाथ में एक सुंदर लकड़ी का डिब्बा था जिसमें दर्पण बताया गया था। अकबर ने उत्सुकता से कहा, पंडित जी, यह वही दर्पण है जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। पंडित ने बड़ी श्रद्धा से कहा, जी महाराज, यह सत्य दर्पण है। यह किसी व्यक्ति की आंखों में झांककर उसकी नीयत बता देता है, चाहे वह झूठ बोले या सच। दरबार में हलचल मच गई। मंत्रीगण एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने पंडित से दर्पण खोलने को कहा। पंडित ने सावधानी से दर्पण निकाला। वह बेहद साधारण था, बस एक चमकदार कांच जिसका फ्रेम सोने जैसा दिख रहा था, लेकिन इतना अनोखा नहीं कि आश्चर्य पैदा करे। फिर भी पंडित की बातों ने सबको उत्सुक कर दिया था। अकबर बोले, तो पंडित जी, यह कैसे काम करता है? पंडित मुस्कुराए, महाराज, कोई भी व्यक्ति दर्पण में देखे और अगर उसके मन में छल, कपट या पाप हो तो उसकी परछाई लाल रंग में दिखाई देगी। यदि नीयत साफ हो तो सामान्य। यही इसकी खासियत है। योगियों का आशीर्वाद है इस पर। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, क्यों न इसकी परीक्षा की जाए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही तो मैं भी सोच रहा था। पहली परीक्षा। अकबर ने मंत्रीगणों से कहा कि एक एक करके सभी दर्पण में देखें। पहले वजीर ने देखा, परछाई सामान्य। फिर कोषाध्यक्ष ने देखा, परछाई सामान्य। दरबार का हर व्यक्ति दर्पण में देखता गया और सब सामान्य दिखे। पंडित गर्व से बोला, महाराज, देखिए, सबकी नीयत अच्छी है, इसलिए परछाई साफ है। अकबर ने दर्पण की प्रशंसा की और पंडित को पुरस्कार देने को कहा। पर तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, एक परीक्षा और हो सकती है। कौन सी? अकबर ने पूछा। अगर यह दर्पण सचमुच नियत बता देता है तो इसे किसी ऐसे के सामने रखा जाए जिसे कुछ छिपाना है, जैसे वह आदमी जो महल की रसोई से शहद चुरा ले गया था। दरबार में हलचल हुई। कुछ लोग नजरें चुराने लगे। अकबर के आदेश पर रसोई का एक नौकर बुलाया गया जो चोरी के शक में था। वह डरते डरते आया और दर्पण में झांका, और आश्चर्य, उसकी परछाई लाल हो गई। दरबार में सब चौंक उठे। पंडित गर्व से मुस्कुराया। अकबर बोले, तो तुम ही चोर थे? नौकर डरते डरते बोला, महाराज, मुझसे गलती हुई, शहद मैंने ही लिया था। अकबर का शक दर्पण पर और बढ़ गया। पंडित के चेहरे पर संतोष था और दरबार में दर्पण की चर्चा जोर पकड़ रही थी। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने उनसे पूछा, तुम कुछ सोच रहे हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई का पता लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, क्या तुम इस दर्पण पर शक कर रहे हो? बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, हमेशा चीजें जितनी दिखाई देती हैं उतनी सरल नहीं होती। जनता में डर फैलता है। कुछ ही दिनों में यह दर्पण पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, अब कोई पाप नहीं कर सकता, दर्पण सब बता देगा। सत्य दर्पण से कोई नहीं बच सकता। पंडित रामेश्वर दास हर जगह सम्मान पा रहा था। लोग उससे मिलने आते, पैसे चढ़ाते और अपना भविष्य पूछते। पंडित भी हर जगह यह कहते फिरते, मैं सत्य का दूत हूं। बीरबल को इस सब में कुछ गड़बड़ लग रही थी। दर्पण में कोई विशेषता उन्हें नहीं दिखी
और पंडित का बढ़ता प्रभाव संदेह पैदा कर रहा था। फिर एक दिन वह हुआ जिसने पूरा मामला उलझा दिया। महल में चोरी और दर्पण की असफलता। एक रात बादशाह की निजी तिजोरी से एक बहुमूल्य मोती का हार गायब हो गया। महल में हड़कंप मच गया। अकबर ने तुरंत दरबार लगाया। चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अब इस दर्पण की परीक्षा असली तरीके से लो। इसे चोर के सामने लाया जाए। सभी संदिग्ध महल के कर्मचारी कतार में खड़े किए गए। एक एक कर सब दर्पण में देखते गए। परछाई सामान्य, सामान्य, सामान्य। किसी में भी लाल परछाई नहीं आई। पंडित ने कहा, महाराज, इन सबकी नीयत साफ है। यह चोरी इन्होंने नहीं की। अकबर बेचैन हो गए। तो क्या चोर हवा में उड़ गया? तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या मैं पंडित जी से 2-4 सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने इजाजत दी। बीरबल का खेल शुरू। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, पंडित जी, यह दर्पण आपने कहाँ पाया? पंडित बोला, जंगल में, एक गुफा में मिला। योगी का आश्रम था। किस योगी का? नाम याद नहीं। पंडित ने नजरें चुराईं। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, यह लाल रंग कैसे दिखता है? क्या यह दर्पण में पहले से है? नहीं, यह तो दर्पण की शक्ति है। बीरबल ने गंभीर होकर तीसरा सवाल पूछा, पंडित जी, जब आपने रसोई वाले को दिखाया तब केवल वही लाल दिखाई दिया। क्यों? पंडित ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वही दोषी था। बीरबल मुस्कुरा दिए। यह वही जवाब था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, क्या मैं इस दर्पण की वास्तविक शक्ति अभी साबित कर सकता हूं? अकबर ने कहा, यदि तुम कर सको तो तुरंत करो। बीरबल का खुलासा। बीरबल ने पंडित के हाथ से दर्पण लिया, उसे रोशनी के करीब किया और ध्यान से देखा। फिर बोले, जहांपनाह, इस दर्पण में कोई जादू नहीं है। जो लाल परछाई दिखाई देती है वह दर्पण की वजह से नहीं, बल्कि पंडित की चाल के कारण है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, मतलब? बीरबल ने दर्पण की पीठ को हल्के से रगड़ा। एक बारीक सा लाल रंग उनके हाथ में आया। पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस दर्पण की किनारों पर बहुत महीन लाल रंग लगा है, जिसे केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसकी आंखें डर के कारण नम हो जाएं। जब डर या अपराध बोध में आंखें हल्की गीली हो जाती हैं तो दर्पण की किनारी का यह रंग परछाई में फैलकर लाल छवि दिखाता है। अकबर स्तब्ध रह गए। पर केवल दोषी की आंखें ही क्यों नम होती हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, यही तो पंडित का खेल था। जो भी डरता है या जिसे अपराध बोध होता है उसकी आंखें गीली हो जाती हैं। रसोई वाला सच में चोर था, इसलिए डर गया और दर्पण ने लाल छवि दिखा दी। लेकिन आज महल की चोरी से जुड़े कर्मचारी पहले से निर्दोष होने के कारण डरे नहीं, इसलिए परछाई सामान्य दिखी। अकबर ने गुस्से से पंडित की ओर देखा। तो तुम राज्य को मूर्ख बना रहे थे? पंडित घबराकर बोला, महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा सा प्रयोग। अकबर गरजे, यह प्रयोग नहीं, धोखा था। असली चोर कौन? अब सवाल था, मोती का हार किसने चुराया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर तो यही है। वह उस दर्पण से लाल दिखने से बचना चाहता था,
इसलिए उसने अपने डर को छुपाया। लेकिन उसी डर ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने पूछा, कौन है? बीरबल ने कतार में खड़े लोगों को एक एक करके गौर से देखा। फिर बोले, आज जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है वही सबसे बड़ा चोर है। सब हैरान। बीरबल सीधे एक नए नौकर के पास गए। वह नौकर बेहद ठंडे भाव से खड़ा था, ना घबराहट, ना पसीना, ना बेचैनी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही चोर है। यह इसलिए नहीं डरा क्योंकि इसने पहले ही दर्पण को देखकर समझ लिया था कि लाल रंग डर से आता है। इसने खुद को इतना शांत दिखाया कि कोई शक न हो। नौकर का चेहरा उतर गया। उसने घुटने टेक दिए। हाँ महाराज, हार मैंने ही चुराया। अकबर स्तब्ध थे। पर क्यों? नौकर बोला, पंडित जी ने कहा था कि अगर मैं उन्हें कुछ गहने ला दूं तो वे मुझे अमीर बना देंगे। उन्होंने वादा किया था कि दर्पण मेरा नाम साफ दिखाएगा और कोई पकड़ेगा नहीं। अकबर ने गुस्से से पंडित को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल का अंतिम संदेश। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं भी इस दर्पण के जादू में फंस जाता। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, दुनिया में दो तरह के दर्पण होते हैं, एक जो चेहरा दिखाते हैं और दूसरे जो मन की नीयत। अकबर ने पूछा, तो सच्चाई का दर्पण कौन सा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, असली दर्पण तो हमारी अंतरात्मा है। उसके सामने कोई चाल नहीं चलती। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर, बीरबल की कहानी। बीरबल और 3 सच्चाइयों की परीक्षा। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। लाल पत्थरों से बने विशाल महल पर सूरज की हल्की किरणें पड़ती तो पूरा वातावरण सोने सी चमक से भर उठता। बादशाह अकबर अपने बगीचे की पगडंडियों पर टहल रहे थे। आसमान में उड़ते कबूतरों को देखकर उनका मन हल्का हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर एक बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बीते कुछ दिनों से दरबार में एक अजीब सा माहौल बन गया था। कई दरबारियों ने अकबर से शिकायत की थी कि राज्य के लोग एक नई अफवाह से डरकर परेशान हैं। अफवाह यह थी कि राजधानी में एक नया भविष्य बताने वाला पंडित आया है जो दावा करता है कि वह किसी भी व्यक्ति के मन की 3 सच्चाइयां जान सकता है। कुछ लोग उसे चमत्कारी मानने लगे थे, कुछ डरने लगे थे। अकबर को यह सब सुनकर उत्सुकता भी हुई और चिंता भी। इसी बीच बीरबल उनके पास आए। जहां पनाह, आप चिंतित लग रहे हैं, बीरबल ने पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, यह नया पंडित बड़ी तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। लोग कहते हैं कि वह मन पढ़ सकता है और व्यक्ति की 3 छिपी सच्चाइयां बताता है। मुझे लगता है यह कोई चालाकी है, लेकिन पूरी बात समझ नहीं पा रहा हूं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, सच्चाई का पता लगाने का एक ही तरीका है, उस व्यक्ति को दरबार में बुलाकर परखा जाए। अकबर ने सिर हिलाया। तुरंत बुलवाओ उसे। पंडित का दरबार में आगमन। अगले दिन दरबार में भीड़ थी। हर ओर चर्चा थी कि पंडित कैसे मन पढ़ता है। तभी 2 सैनिकों की सुरक्षा में पंडित हरिहरदास दरबार में पहुंचा। उसका रूप बड़ा प्रभावशाली था। लंबा कद, सफेद दाढ़ी, माथे पर बड़ा तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में चमकदार तांबे का पात्र। वह दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में बोला, जय सत्य, जय धर्म। मैं हूं पंडित हरिहरदास। जो झूठ बोलता है उसका चेहरा मुझसे छिप नहीं सकता।
दरबारियों ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। अकबर ने गंभीर मुद्रा में पूछा, क्या यह सही है कि तुम किसी व्यक्ति के मन की 3 सच्चाइयां बता सकते हो? पंडित ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, बिल्कुल। यह मेरे तप की शक्ति है। चाहे वह सैनिक हो, व्यापारी हो या राजा स्वयं, मेरी दृष्टि के सामने उसका मन खुली किताब बन जाता है। अकबर के चेहरे पर थोड़ी चुनौती का भाव आया। तो क्या तुम मेरी भी 3 सच्चाइयां बता सकते हो? पंडित मुस्कुराया, क्यों नहीं महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं 3 बातें कहूंगा और चाहे आप स्वीकार करें या नहीं, मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा। अकबर ने स्वीकार किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित की 3 सच्चाइयां। पंडित ने आंखें बंद कीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर अकबर की ओर इशारा करते हुए बोला, पहली सच्चाई, आप किसी नजदीकी व्यक्ति पर पूरा भरोसा नहीं करते। आपके मन में हमेशा एक संदेह छुपा रहता है। अकबर थोड़ा असहज हुए। यह बात बहुत कम लोग जानते थे। पंडित ने आगे कहा, दूसरी सच्चाई, आपको लगता है कि आपके राज्य के कुछ फैसले गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए आप हमेशा मन में उन्हें लेकर संशय रखते हैं। अकबर अब और भी हैरान। यह बात वे किसी से नहीं कहते थे। पंडित ने तीसरी बात कही, और तीसरी सच्चाई, आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ताकत का फायदा उठाना चाहता है। आप उसे जानते हैं, लेकिन पहचानना नहीं चाहते। दरबार में हलचल मच गई। अकबर स्तब्ध थे। तीनों बातें सही थीं। पंडित ने साहसपूर्वक कहा, महाराज, मैंने कहा था ना, मेरी नजर सच को पकड़ लेती है। अकबर के मन में पंडित के प्रति सम्मान बढ़ा, लेकिन बीरबल चुपचाप यह सब देख रहे थे। बीरबल का संदेह। कुछ समय बाद दरबार खत्म हुआ, पर बीरबल सोचते ही रहे। उन्होंने अपने मन में 3 बातें नोट की। 1, पंडित ने कोई असामान्य बात नहीं कही थी। 2, उसने केवल वही बातें कही थीं जो किसी भी राजा के मन में हो सकती थीं। 3, उसका अंदाज ऐसा था कि जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति बात को सच मान ले। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं इस पंडित की परीक्षा करना चाहता हूं। क्या इजाजत है? अकबर ने कहा, बीरबल, उसका ज्ञान देखने के बाद मुझे संदेह नहीं, पर यदि तुम चाहो तो कोशिश कर लो। बीरबल ने प्रणाम किया। कल मैं सत्य लेकर आऊंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल 4 अजीब वस्तुएं लेकर दरबार में पहुंचे। एक मिट्टी का खाली घड़ा। 2, एक ताला लगा डिब्बा। 3, एक कागज पर केवल एक सीधी रेखा। 4, एक मामूली कपड़ा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह सब क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आज मैं पंडित जी से सत्य नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की परीक्षा लूंगा। पंडित को दरबार में बुलाया गया। उसने प्रवेश करते ही कहा, बीरबल जी, आपने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। ध्यान रखें, मैं मन पढ़ता हूं। बीरबल बोले, हम इसी शक्ति की परीक्षा लेने आए हैं। पहली परीक्षा, घड़ा। बीरबल ने खाली घड़ा सामने रखा। पंडित जी, बताइए, इस घड़े में क्या है? पंडित ने आंखें बंद कीं, कुछ मंत्र बोला और कहा, इसमें पानी है, स्वच्छ जल। दरबार में हंसी फूट पड़ी। बीरबल शांत स्वर में बोले, घड़ा खाली है पंडित जी। आपने बिना देखे उत्तर दे दिया, यानी आपकी दृष्टि चूक सकती है। पंडित थोड़ा असहज हुआ, लेकिन बोला, गलती मनुष्य से होती है। अगली परीक्षा 2।
दूसरी परीक्षा, ताला लगा डिब्बा। बीरबल ने डिब्बा रखा और पूछा, इसमें क्या है? पंडित मुस्कुराया, यह तो आसान है। इसमें सोना है, चमचमाता हुआ सोना। बीरबल ने डिब्बा खोला। अंदर केवल एक टुकड़ा सूखी लकड़ी थी। दरबार में फिर से हंसी गूंजी। अकबर ने पंडित की ओर देखा। अब उनकी जिज्ञासा संदेह में बदल रही थी। बीरबल ने कहा, पंडित जी, आपकी शक्ति फिर चूक गई। पंडित गुस्से में बोला, आखिरी परीक्षा, मैं जीतूंगा। तीसरी परीक्षा, एक रेखा। बीरबल ने कागज उठाया जिस पर केवल एक सीधी रेखा बनी थी। बताइए, यह रेखा क्या कहती है? पंडित हड़बड़ाया। उसने सोचा, अब क्या कहूं? फिर बोला, यह रेखा बताती है कि आप मेरे ज्ञान से डरते हैं। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। बीरबल हंस दिए। यह रेखा कुछ नहीं कहती, पंडित जी। यह तो केवल रेखा है। आपने खुद ही अपनी असुरक्षा व्यक्त कर दी। अब दरबार पंडित की पोल खुलते देख रहा था। अब बीरबल पूछते हैं, पंडित की 3 सच्चाइयां। बीरबल ने कहा, अब मैं आपकी 3 सच्चाइयां बताता हूं, पंडित जी। पंडित घबरा गया। बीरबल बोले, पहली सच्चाई, आप मन नहीं पढ़ते। आप बस सामान्य बातें कहकर लोगों को भ्रमित करते हैं। पंडित चुप। दूसरी सच्चाई, आप राजा के सामने मनोवैज्ञानिक अनुमान लगाकर उन्हें प्रभावित करना चाहते थे। आपको उम्मीद थी कि आपका अनुमान सही बैठेगा। पंडित पसीने पसीने हो गया। तीसरी सच्चाई, आप लोगों के डर का फायदा उठाकर दान और उपहार कमाना चाहते हैं। यानी आपकी नीयत साफ नहीं है। अकबर ने दृढ़ आवाज में पूछा, क्या यह सही है? पंडित ने घुटनों पर गिरते हुए कहा, महाराज, मैंने गलती की है। लोगों की अज्ञानता और भय का फायदा उठाता रहा। कृपया मुझे क्षमा करें। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया, इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। झूठ और छल का स्थान यहां नहीं। सैनिक पंडित को ले गए। अकबर का प्रश्न और बीरबल की सीख। सभी चले गए तो अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, उस दिन पंडित ने मेरे मन की जो बातें बताईं, वे कैसे सही निकली? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, हर राजा कुछ लोगों पर पर्दे के पीछे संदेह रखता है। हर शासक को अपने निर्णयों पर बार बार विचार करना पड़ता है। और हर दरबार में कुछ लोग होते हैं जो राजा की ताकत का फायदा उठाना चाहते हैं। पंडित ने सिर्फ यही सामान्य बातें कही थीं। कोई भी राजा इन्हें सुनकर मान लेता। अकबर मुस्कुराए, तो वह मेरी सच्चाई नहीं बल्कि एक चाल थी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जो व्यक्ति मन पढ़ने का दावा करता है उसका मन सबसे ज्यादा धोखे से भरा होता है। यदि किसी को सच्चाई जाननी हो तो उसे दूसरों के शब्द नहीं, उनके कर्म देखने चाहिए। अकबर ने प्रशंसा से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सत्य के प्रति निष्ठा ही मेरी असली शक्ति है। कहानी की सीख। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जो व्यक्ति स्वयं को सब जानने वाला बताता है उससे सावधान रहना चाहिए। सच्चा ज्ञान विनम्रता में होता है, शोर में नहीं। और अंत में, बुद्धिमानी हमेशा छल पर विजय पाती है।